जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, किसी भी रीजन से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या नॉर्मल हेल्थ चेकअप है, लीवर का फैट अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि जो फैट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, जिसके कारण ओबेसिटी हुई है, उसका इफेक्ट लीवर पे अब आपको अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि आपके दूसरे ऑर्गन पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। देखिए, अल्कोहल हमारे देश में हमेशा ही एक बड़ा कारण रहा है लिवर डिजीज़ का, और बड़ी संख्या में लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं, जिसको अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहे हैं, और जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है, जिसको अब हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं, AUD बोलते हैं ना, उसके कारण लिवर में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप जो है, उसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। अमाउंट का वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ये तो बिहेवियर की बात हो रही है, एडिक्शन पे आ गई बात। एडिक्शन की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है। इसलिए अगर आप एक बूंद भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। जो ऑर्गन खुद ही सबको डिटॉक्स कर रहा है, उसको आप क्या डिटॉक्स करेंगे? क्या कोई हमारे पास कोई टाइम फ्रेम है कि इतने सालों तक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद या इतने सालों तक फैटी लीवर होने के बाद लिवर डैमेज हो सकता है? नमस्कार, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं अतुल। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शरीर के एक ऐसे अंग की जो चुपचाप हमारे लिए दिन रात काम करता है। लिवर शरीर का ये अंग शरीर को डिटॉक्स करता है, पोषक तत्वों को सिंथेसाइज करता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब इसकी सेहत बिगड़ती है तो शरीर पर गंभीर असर पड़ता है। लिवर से जुड़ी बीमारियां जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर फेलियर अब आम बात होती जा रही है। लेकिन लोगों को इसके लक्षण, बचाव और इलाज को लेकर जागरूकता की कमी है। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध लिवर सर्जन डॉक्टर नितिन कुमार, जो लिवर से जुड़ी बीमारियों को, उनके इलाज और ट्रांसप्लांट जैसे अहम विषयों में अपनी राय और अपनी सलाह देंगे। स्वागत है सर। थैंक यू अतुल। सर, लिवर डिजीज़ पे बात करने से पहले, चूँकि आप लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, सबसे पहले आप अगर समझाना चाहें कि लिवर हमारे शरीर में काम क्या करता है, एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि क्या ऑर्गन है, क्योंकि इसके बारे में जिगर और ये सब लोग जानते हैं कि हाँ, एक कोई काम का ऑर्गन तो है ये। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे दिल है, दिल की अगर बात करें, सबको पता है दिल यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है। अगर आप पूछेंगे जिगर कहाँ पे है, लिवर कहाँ पे है, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये हमारे एब्डोमेन में रहता है और ये राइट साइड में है, जस्ट बिलो द चेस्ट वॉल के नीचे रहता है। अब लिवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है, सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, और करीब करीब 500 से ज़्यादा फंक्शन ये करता है, जिसमें जैसा आपने कहा डिटॉक्स वाले फंक्शन है, सिंथेसिस फंक्शन है, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शरीर की फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इसका काम है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो पित्त बनता है, जो बाइल बनता है शरीर में, वो लिवर ही बनाता है, जो फाइनली हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लिवर एक बड़ा ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और बहुत सारे फंक्शन करता है। अब हम इसको अगर ये जानना चाहें कि लिवर की बीमारियां, प्राइमरी लिवर कैसे बीमार पड़ता है हमारा, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि ये जो है इसके लक्षण, बहुत ऐसा ऑर्गन माना जाता है, एक बहुत आम कहावत है कि ये छिपकली की पूंछ की तरह होता है, और बहुत इसको लोग हल्के में भी लेते हैं। हाँ, तो इसको पहले ऐसे मैं शुरू करता हूँ कि लिवर की प्रॉब्लम्स किन किन कारणों से हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लिवर में प्रॉब्लम कर सकती हैं। जो सबसे कॉमन है, हमें पता है, जो हेपेटाइटिस की जो वायरसेस होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इतने सारे हेपेटाइटिस रिलेटेड वायरस होते हैं, और भी वायरस होते हैं, बट ये मेजर कॉज है जो लिवर को डिजीज़ करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल है जो लिवर के प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़ेज हैं, जो अगर ओबेसिटी है, फैट का अक्यूमुलेशन लिवर में हो रहा है, तो वो उसको अफेक्ट कर सकता है लिवर को। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, उसके कारण लिवर में डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ेज होते हैं, जो हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो ऐसे बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए बनी है, वो हमारे शरीर के एक ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। अगर स्पेसिफिकली वो लिवर को अफेक्ट करना शुरू करती है तो उसको ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ बोलते हैं। कुछ ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जो बचपन में होती हैं, जो बच्चों में होती है, जैसे कि विल्सन्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कॉपर का ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है लिवर में।
एक डिजीज़ होती है जिसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, जिसमें आयरन का एक्यूमुलेशन होता है लीवर में। तो ये सारी चीज़ें लीवर के डिजीज़ को कर सकती हैं। अब है कि ये इतना इग्नोर क्यों होता है? लीवर में एक रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। अगर लीवर पे इंजरी हुई है और ये इंजरी कुछ करके उस जो चीज़ इंजरी कर रही है, अगर उसको हटा दिया जाए, उसको ट्रीट कर दिया जाए, तो लीवर फिर से फुल्ली रिकवर कर सकता है। शायद यही रीज़न है कि ये काफ़ी नेग्लेक्टेड है, लोगों को पता भी नहीं चलता। प्लस लीवर में रिजर्व भी बहुत होता है। रिजर्व कहने का मतलब है अगर 80 to 85% लीवर में प्रॉब्लम है भी, तो भी आपको इमीडिएट सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो 10 से 15% बचा है वो बाकी फंक्शंस जो हैं वो बॉडी के वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, समहाउ वो मैनेज कर रहा है। इंजरी जब उससे आगे बढ़ती है तब प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं, तब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तब तक ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका होता है। आपने कहा सर हेपेटाइटिस ए, बी और सी, हेपेटाइटिस के वायरस क्या बाहर से हम जो हैं वो आते हैं इसलिए लिवर ख़राब होता है, या शरीर में रहते हैं पहले से? नहीं, ये जनरली ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जनरली अक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब एकदम अचानक से इफेक्ट आ जाना। बाकी भी अक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, जैसे बी और सी भी कर सकते हैं। ए और ई का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जनरली इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल होता है। कहने का मतलब अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस होते हैं। हैंड वॉश ठीक से नहीं किया या गंदा पानी पिया, कंटेमिनेटेड वाटर लिया, तो इससे ये स्प्रेड होता है। देन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है ये। तो ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये लिवर में अचानक से प्रॉब्लम करता है। बिलिरुबिन काफ़ी ऊपर चला जाता है, जैसे हमें पीलिया होता है, आंखों का पीलापन, शरीर में पीलापन आता है। ब्लड के टेस्ट करेंगे तो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम SGOT SGPT बोलते हैं, वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। इसको हम अक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। ए और ई के साथ अच्छी बात क्या है, एक बार ट्रीटमेंट हो गया, जॉन्डिस ख़त्म हो गया, वो चला गया, तो ये आगे इंजरी नहीं करते, कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, क्योंकि लिवर की रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। बी और सी में प्रॉब्लम क्या है, बने रहते हैं वो बने रहते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना, क्या वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, तो हाँ, वो कभी जाते नहीं हैं। हमारी इम्यूनिटी उनको रोक के रख सकती है, पर वो हमारे शरीर के अंदर बने रहते हैं, जिसको हम क्रॉनिक लिवर इंजरी बोलते हैं। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चला जा रहा है, तो वो लो लेवल पे इंजरी करते रहते हैं धीरे धीरे करके लिवर को। दूसरा आपने बताया कि फैटी लिवर है, बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। जो शराब पी रहे हैं उनको भी, जो नहीं पी रहे हैं उनको भी। मोटापा एक कारण तो है ही है। जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल जो है दिन भर बैठने की जॉब है, उनको भी फैटी लिवर है। फैटी लिवर को सिरोसिस करने में कितना वो है, कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी बीमार पड़ता है फैटी लिवर से? क्योंकि अच्छा, इसके भी सिम्टम तो है नहीं कुछ। हाँ, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जब हम फैटी लिवर बोलते हैं ना, तो एक एंटिटी है जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अब उसका नाम बदल गया, उसको MASLD बोलते हैं, बट अभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम उसको NAFLD ही बोलते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके एक एंड पे फैटी लिवर आता है, दूसरे एंड पे उसके कारण सिरोसिस आता है। सिरोसिस उसके एक दूसरे एंड पे है, जो सबसे ख़राब एंड है। नाउ फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर मतलब अगर आपके लिवर में 5% से ज़्यादा फैट आ गया है, तो टेक्निकली वो फैटी लिवर हो गया है। अब मान लीजिए वो फैट नहीं क्लियर हो रहा, जो ओबेसिटी है वो परसिस्टेंट है, फैट डिक्रीज़ नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी रीजन से फैट परसिस्टेंट है या बढ़ रहा है फैटी लिवर, तो अब वो सेल्स में, लिवर के सेल्स में जो फैट है वो सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। उस डैमेज के कारण लिवर में सूजन आती है और सेल डेथ होने शुरू हो जाते हैं, लिवर सेल्स में डेथ शुरू हो जाती है। अब क्या है, लिवर तो रीजनरेट कर सकता है, तो जब वो रीजनरेट कर सकता है तो फिर से लिवर सेल्स आ जाने चाहिए, वो होता भी है। लेकिन क्योंकि फैट तो लगातार ही प्रेजेंट हो रहा है, जो इंजरी है वो परसिस्टेंट है, वो लगातार है। अब जो हीलिंग हो रही है वो अब नॉर्मल हीलिंग नहीं हो रही, नॉर्मल रीजनरेशन नहीं हो रहा, सेल्स रिप्लेस नहीं हो रहे, उसके साथ साथ स्कार रिप्लेस हो रहा है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, NASH बोलते हैं। स्कार क्या, जैसे मान लीजिए मुझे हाथ पे चोट लगती है जी, तो बॉडी खुद यहाँ पे ट्रीट कर लेती है जी, वैसा ही कुछ स्कारिंग लिवर पे भी होती है? बिल्कुल। तो जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, जैसे हम कट लगा हमें फिंगर पे या हाथ पे और जो हीलिंग हुई, और रीजनरेशन का जो प्रोसेस है, मोटा मोटी सेम ही है। द डिफरेंस बस यही है
कि यहाँ पे जो हीलिंग हो रही है वो ऑलवेज स्कारिंग के साथ हो रही है, लिवर में स्कारिंग नहीं होती नॉर्मली। अगर हमने ऑफेंडिंग एजेंट जिसके कारण इंजरी हो रही है वो अगर हटा लिया है तो अगर वो इंजरी परसिस्टेंट है तो जो वो स्कारिंग है वो कुछ नहीं, वो फाइब्रोसिस है। वही फाइब्रोसिस लिवर में भी हो रही है। अब फाइब्रोसिस के भी स्टेजेज हैं, F1 to F4 बोलते हैं। बहुत तरीके के स्टेजिंग होते हैं पर मोस्ट पॉपुलरली जो F1 to F4 तक हम मानते हैं, जो F4 फाइब्रोसिस है वही सिरोसिस है। तो हमने शुरू किया था फैटी लिवर डिजीज से और अब हम सिरोसिस तक पहुंच गए हैं। मतलब फैटी लिवर के भी ग्रेड 1 2 3 और फिर फाइब्रोसिस के भी ग्रेड 1 2 3 4। यस अच्छा, एग्जैक्टली। और फैटी लिवर में सर वैसे तो कोई लक्षण दिखते नहीं हैं। किसी इंसान को जांच करानी हो कि मुझे फैटी लिवर है कि नहीं, एक तो कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसकी जानकारी कई लोगों को है। इसके अलावा और क्या जांच होती है, क्योंकि जब कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं तो आम आदमी कैसे जागरूक रहे कि उसको फैटी लिवर है या नहीं? अच्छा देखिए, हम इसको ऐसे नहीं बोलते हैं कि लक्षण नहीं है, लक्षण तो है। लक्षण क्या है? आपका वेट ज़्यादा है, यू आर ओवरवेट। जो कैलकुलेट करने का तरीका है कि कोई ओवरवेट है या नहीं, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें वेट और हाइट के बेसिस पे हम वो कैलकुलेट करते हैं। जिनकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में होती है उसको हम नॉर्मल वेट वाले कहते हैं। 25 से ऊपर वाले को हम ओवरवेट कहते हैं और 30 से ऊपर को हम ओबेसिटी कहते हैं। अब अगर आपका BMI ज़्यादा है, 25 से ऊपर है, वही पहला लक्षण है आपका, या 30 से ज़्यादा है, ओबेसिटी है, वही आपका पहला लक्षण है कि आपको ओबेसिटी है, मतलब प्रॉब्लम तो है। अब क्या है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, किसी भी रीजन से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या नॉर्मल हेल्थ चेकअप है, लीवर का फैट अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि जो फैट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, जिसके कारण ओबेसिटी हुई है, उसका इफेक्ट लिवर पे अब आपको अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि आपके दूसरे ऑर्गन पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। क्या LFT में फैटी लिवर पकड़ा जा सकता है? यस, जो हमारे लिवर एंजाइम्स होते हैं वो कभी कभी बढ़ जाते हैं फ्लक्चुएट फैटी करते लिवर में। यस। इसके अलावा लिवर को डैमेज करने का जो सबसे चर्चित कारण है वो है अल्कोहल। अभी आपको सर्जरी करते हुए और OPD करते हुए किस एज ग्रुप के पेशेंट सबसे ज़्यादा दिखते हैं, और किस तरह से आपको 19-20 साल हो गए जो है लिवर को ट्रीट करते हुए, सर्जरी करते हुए, अभी क्या देख रहे हैं आप, क्या बदलाव देख रहे हैं आज के पहले और तब जब आपने शुरू किया होगा? देखिए, अल्कोहल हमारे देश में हमेशा ही एक बड़ा कारण रहा है लिवर डिजीज़ेज़ का, और बड़ी संख्या में लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं, जिसको अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहे हैं, और जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है, जिसको अब हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं, AUD बोलते हैं, उसके कारण लिवर में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप जो है उसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, जिनको लिवर के फेलियर हो रहे हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल लेने के कारण लिवर में सिरोसिस हो गया है, जानते हुए भी कि लिवर में प्रॉब्लम है, या उनको नहीं भी मालूम है कि लिवर में ऑलरेडी सिरोसिस हो रखा है और वो अल्कोहल ले रहे हैं उसके बावजूद भी, उसके कारण अक्यूट इंसल्ट होता है लिवर में, जिसको हम अक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। जैसे वायरस के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, वैसे ही अल्कोहल के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो आपको लिवर की डिजीज़ पहले से है, एक्यूट मतलब अचानक से? अचानक से, हाँ। पहले से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ चल रहा है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ मतलब 6 महीने से ज़्यादा जो प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर आपको अक्यूट इंसल्ट भी हो रहा है अल्कोहल लेने के कारण, कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको हम अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। ज़्यादातर ये 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप पे लोगों में देखी जाती है। जो हमारा आज वर्किंग क्लास है ना, जो मेन, वो बिकॉज ऑफ जो भी लाइफस्टाइल है उसके कारण ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अनरेगुलेटेड लेते हैं, उस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। ACLF एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें काफ़ी हाई मॉर्टेलिटी है। सर पहले कार्डियोलॉजिस्ट बोलते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, और फिर उसके बाद WHO की एक रिपोर्ट आती है पिछले साल कि WHO की रिपोर्ट में लिखा है कि एक बूंद भी बहुत नुकसान है जी। तो ये जो बदलाव है इतने सालों के बाद, अभी क्या डॉक्टर जो है क्या रिकमेंड करते हैं? कई लोग जो हैं जो पूछते भी हैं जाकर के, कि जो बिल्कुल ही डिपेंड है, मान लीजिए कि सर हम कितना ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो WHO के साथ ही जाऊंगा कि एक बूंद भी नहीं लेना चाहिए। मैं इसका रीज़न बताता हूँ वाई। जो हम बोलते हैं ना अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर
जब हम डायग्नोज करते हैं किसी पेशेंट में, डायग्नोज मतलब पता करते हैं किसी भी पेशेंट में, तो वो पता करने के लिए अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बिहेवियर इम्पॉर्टेंट होता है। क्या बिहेवियर है? जैसे आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। सपोज आपने अल्कोहल लिया, आपका किसी से झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी, ठीक है, ये उसका एक एडवर्स इफेक्ट आया अल्कोहल लेने का, ठीक है, चाहे आप किसी अमाउंट में ले रहे हो। ये होने के बावजूद भी अगर आप फिर से अल्कोहल को ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं, तो उसके और कंसिक्वेंसेस होंगे। AUD है। हाँ, दैट इज बिकम्स द अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो अमाउंट का वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ये तो बिहेवियर की बात हो रही है, एडिक्शन पे आ गई बात। एडिक्शन की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है। इसलिए अगर आप एक बूंद भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। किन स्थितियों में सर मरीज को लीवर ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प रह जाता है, किसके बाद कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है? हाँ, उसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं। जितनी भी कारण मैंने अभी बताए हैं, वो सारे कारण आपको एंड में लास्ट में एंड स्टेज लिवर डिजीज़ ले जाते हैं। एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहने का मतलब है सिरोसिस है एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। किसी को सिर्फ सिरोसिस है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ब्लड टेस्ट कर लिया, हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, हमने CT स्कैन कर लिया, हमें पता है कि सिर्फ सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेट में पानी आना, दिमाग पे असर आना, पीलिया का हो जाना, ये सब सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन कहलाते हैं। ये सब चीज़ें जब हो गई हैं और ये कंट्रोल नहीं हो रही है मेडिकल मैनेजमेंट से, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तब हम उसको एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं, ESLD बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। अभी इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट की जो सक्सेस रेट है वो क्या है? अभी जो पेशेंट जो इसके तरफ, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट एक बहुत डरावना टर्म है, आप तो यूज्ड टू होंगे ट्रांसप्लांट करते हुए, आप क्या समझाना चाहेंगे उनको? हाँ, देखिए, ट्रांसप्लांट डरावना टर्म तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, अभी से 25 साल पहले हम चले जाते हैं, अगर किसी को एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होता था, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता था उसका, कि अब किसी को एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, अब नेक्स्ट क्या है, क्या हमारे पास कोई उपाय है इससे बचने का, क्या इसका कोई इलाज है अभी हमारे पास? तो हमारे पास नहीं होता था कोई इलाज उसका। आज के डेट में ट्रांसप्लांट है, जिसके कारण हम ऐसे पेशेंट्स को भी बचा सकते हैं, एक सेकेंड चांस टू लाइफ दे सकते हैं। अब कैसे सेकेंड चांस ऑफ लाइफ देंगे, तब वहाँ पे सर्वाइवल की बात होती है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। आज की डेट में बात करूँ तो 1 ईयर सर्वाइवल 90% है आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड 5 ईयर सर्वाइवल 70% है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 ईयर सर्वाइवल 90% कहने का मतलब, अगर हम 100 लोगों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो 90% 1 साल तक ठीक रहेंगे, 5 साल तक 70 ठीक रहेंगे। इस तरह से इसको समझाता है, जिसको कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना जाता है। अगर हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के पेशेंट को देखें और उनका ट्रांसप्लांट ना करें तो उनका सर्वाइवल लेस देन 1 ईयर है। 50% लेस देन 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर नहीं जा पाएंगे। तो हम उसको अगर कंपेयर करें कि जहाँ पे 90% 1 ईयर सर्वाइवल है और दूसरी तरफ जहाँ 50% विल डाई बिफोर 1 ईयर, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और बहुत फ़ायदा है। सर, ट्रांसप्लांट पे मैं दोबारा आऊँगा, इसके पहले अभी मेरे बीच में दिमाग में क्वेश्चन आया कि इंटरनेट के आने के बाद और वैसे भी लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी जो हैं होम रेमेडीज़ और दवाइयाँ और नुस्खे बताए जाते हैं। क्या इससे कुछ होम रेमेडीज़ से या कुछ दवाइयों से या कुछ खान पान से, आजकल बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, लिवर डिटॉक्स हो सकता है? लिवर डिटॉक्स एक लोगों के दिमाग में ये है कि जो ड्रिंक करते हैं हम भी डिटॉक्स कर लेंगे, ये क्या मिथ है? कोई इसमें सच्चाई भी है क्या? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो ऑर्गन खुद ही सबको डिटॉक्स कर रहा है उसको आप क्या डिटॉक्स करेंगे? तो ऐसी कोई भी रेमेडीज़ जो भी हैं, जो हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं, जो घर के वो चीज़ें हैं, अगर वो नुकसान नहीं कर रहे तब तक ठीक है, बट उनका कोई फ़ायदा है या नहीं लिवर को डिटॉक्स करने में, ये तो कहना मुश्किल है कि कोई बहुत फ़ायदा करता है, ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने अभी कहा कि जो ऑर्गन खुद ही सबको डिटॉक्स कर रहा है उसको हम क्या डिटॉक्स करेंगे। दूसरी चीज़, परसिस्टेंट इंजरी होनी ज़रूरी है। लिवर को एंड स्टेज लिवर डिजीज़ तक जाने के लिए या सिरोसिस करने के लिए या और प्रॉब्लम आने के लिए इंजरी को परसिस्टेंट होना ज़रूरी है।
लगातार होना ज़रूरी है। जैसे अल्कोहल है, लगातार लेना ज़रूरी है। वायरस है, वायरस शरीर में रह रहा है, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है। या ओबेसिटी है, आपने ओबेसिटी को ठीक नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें लगातार इंजरी कर रही हैं लीवर को, तभी लीवर खराब होता है। तो इसलिए कोई ऐसा डिटॉक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती लीवर में। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सर आप लीवर आपकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन आप बार बार इंसल्ट करेंगे। यस। और तो क्या कोई हमारे पास कोई टाइम फ्रेम है कि इतने सालों तक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद या इतने सालों तक फैटी लीवर होने के बाद लीवर डैमेज हो सकता है, या ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है? एक मोटा मोटा सा फिगर है कि 15 से 20 साल का टाइम लगता है लीवर को ख़राब होने में। और ये कहाँ से आया है? ये वायरल डिजीज़ से आया है। जैसे हेपेटाइटिस बी और या सी की हम बात करें तो 15 से 20 साल का टाइम लगता है सिरोसिस तक पहुँचने में। अब हम इसको अल्कोहल के लिए बात करें तो एकदम से रेप्लिकेट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आप फिर अमाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे कि आप जितना अमाउंट लेंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी लीवर को होगी। तो हो सकता है कि 10 साल भी ना लगे टाइम फिर से लीवर को उतना डैमेज होने में या सिरोसिस बनने में। बट मोटा मोटी 10 से 15 साल का टाइम। क्या सर इसमें जेनेटिक भी है? कई लोग ऐसे मिलते हैं, एक मान लीजिए 4 लोगों का ग्रुप है, चारों सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं लोग, उसमें से एक आदमी को लीवर सिरोसिस हो गया और 2 को फैटी लीवर भी नहीं हुआ या बहुत ग्रेड 1 पे है। क्या इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है क्या? देखिए, जीन का स्ट्रांग होना जो मैं कह रहा हूँ। जनरली 2 हिट थ्योरी से इसको हम समझते हैं। कोई भी डिजीज़ होने के लिए, प्रॉपरली उसको मैनिफेस्ट होने के लिए 2 हिट्स होने ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपको जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, आपको जेनेटिक कोई डिफेक्ट है जिसके कारण इंजरी हो सकती है, मतलब उसके कारण आपके लिवर में या किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको अभी आया नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो है बट उसके कारण आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब आप एज पे खड़े हैं, किसी ने अभी तक धक्का नहीं दिया है आपको। अब आप अल्कोहल लेना शुरू करो तो अल्कोहल एक धक्के की तरह है जो आपको उस एज से गिरा देगा। तो पहले से एक प्रेडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, और दूसरा फिर से आपने अल्कोहल लेना शुरू किया है तो उसमें इफेक्ट थोड़ा जल्दी दिखेगा कंपेयर टू अदर जिसको वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन नहीं है। लेकिन इसको बताने का कोई तरीका नहीं है कि किसको वो चीज़ है, किसको वो चीज़ नहीं है। एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई आपके अगर फादर को, मदर को या आपके फैमिली में लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री रही है तो आपको और सावधान रहना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप उस रिस्क ग्रुप में ज़्यादा मतलब बिल्कुल हैं। बिल्कुल 100%। सर इन सारी डिजीज़ के बाद जो ट्रांसप्लांट पे हम बात कर रहे थे, ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है? हाँ, जैसे हमारे पास और इसमें समय कितना लगता है भी बताइए। हाँ, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको सिरोसिस है और इसके कॉम्प्लिकेशन है, जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, जब वो हमारे पास पहली बार आते हैं, जो हमारी पहली मीटिंग होती है, तो हम उनको बताते हैं कि ट्रांसप्लांट होता क्या है। ट्रांसप्लांट बेसिकली एक प्रोसीजर है, लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें हम जो पुराना लिवर है जो ख़राब हो चुका है उसको पूरा निकाल देते हैं, उसकी जगह पे नया लिवर लगाते हैं। अब नया लिवर लेने के 2 तरीके हैं, एक है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और एक दूसरा है डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। पहले मैं डिसीज्ड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। डिसीज्ड मतलब जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली ने कंसेंट दिया है ऑर्गन को रिट्रीव करने के लिए, हम उनका ऑर्गन निकाल के पेशेंट में लगा देते हैं। दूसरा होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें घर का जो सदस्य होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो पार्ट ऑफ लिवर डोनेट करते हैं। लिवर एक ही होता है, लिवर 2 नहीं होते, लेकिन लिवर की एनाटॉमी ऐसी है, ऐसी बनावट ऐसी है कि उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि लिवर में रीजनरेटिंग कैपेसिटी है तो एक पार्ट ऑफ द लिवर जो हमने डोनर से निकाला है और जो पेशेंट में लगाया है उसमें भी वो बड़ा हो जाता है, और जो हमने डोनर में पीछे छोड़ा है वो उसमें भी बड़ा हो जाता है। तो हम एक पहली मीटिंग में पेशेंट को हम ये बताते हैं कि ये प्रोसेस है और ये जो है ओवरऑल मैकेनिज़्म है इसको करने का। फिर हम पेशेंट के बारे में बात करते हैं कि इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि 1 ईयर सर्वाइवल 90% है, तो हम ऐसे ही 10 to 15% रिस्क ऑफ ट्रांसप्लांटेशन बताते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। जनरली 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है पेशेंट को, और अगर लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है तो डोनर को 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, जिसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन लेनी होती है और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो फॉलो करनी होती है। डोनर को ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं होता और कोई लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस
नहीं होती हैं। डोनर की सेहत पे कोई जो है लंबा प्रभाव नहीं पड़ता उसके शरीर पे? देखिए, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है। जो हम लिवर को निकाल रहे हैं वो फिर से उतना बड़ा हो गया है, उस सेंस में हम कहें तो शरीर में कोई कमी नहीं रहती है। जो हम डोनर पे भी ऑपरेशन करते हैं वो भी एक मेजर ऑपरेशन है, बहुत, लेकिन काफ़ी सेफ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद मोस्ट ऑफ द डोनर्स अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। समय का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कुछ 1 महीने में, कुछ 2 महीने में। उसके बाद वो अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। हमें कोई लाइफ लॉन्ग फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जो हमारा जो नॉर्मल जो एडवाइस होता है डोनर को कि आप 3 से 6 महीने में एक बार आप ब्लड टेस्ट करा के हमसे आके मिल लें, उसके बाद उतना भी मिलना जुलना क्या जरूरी कोई मैकेनिकल नहीं प्रॉब्लम ना हो? हो ये सब देखने के लिए 3 महीने तक हम कोई भारी चीज़ ना उठाएं, जो ऐसी किसी भी सर्जरी में होता है उसके लिए कहते हैं। नाउ अब तो काफ़ी एडवांस हो गया, जिसमें हम लैपेरोस्कोपिक डोनर सर्जरी भी करते हैं या रोबोटिक डोनर सर्जरीज भी करते हैं, जिसमें स्कार उतना बड़ा नहीं होता, उतना दिखता नहीं है। छोटा सा स्कार होता है, वो भी पेट के नीचे वाले हिस्से में देके, और तब वो सर्जरी होती है। तो ऐसे में रिकवरी भी फास्ट होती है डोनर की, कोई ऐसा ऑब्वियस दिखता हुआ स्कार भी नहीं होता है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होती है। सर, ये हमने सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट पे बात की। अब पूरी तरह से हम बीमार ना पड़ें, इसके लिए क्या लाइफस्टाइल जो है चेंज करनी चाहिए कि हमारा लीवर जो है स्वस्थ रहे? देखिए, सबसे ज़रूरी तो है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है लीवर डिजीजेस के, उसको बचना है। वायरल डिजीजेस से बचना है। जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, जिनका जनरली हाइजीन रिलेटेड है, जिसको हम फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, या कंटेमिनेटेड वाटर से उसके कारण ये होता है। फीको ओरल मतलब मल से वो बैक्टीरिया, वो जब वायरस एक रहता बार है जिनको उसमें? हेपेटाइटिस ए हो जाता है तो वो अपने मल में सेक्रीट करते हैं हेपेटाइटिस ए, अच्छा। तो उसके थ्रू किसी और को होएगा। तो इस तरह से वो कंटेमिनेशन पर्सन टू पर्सन वो आगे बढ़ता है। अच्छा। और वो मल जाके मान लीजिए कि सीवेज वाटर में जाकर मिला, और अगर वो जो हमारा वाटर सप्लाई है, पीने का पानी है, वो उससे कंटेमिनेट हो गया, तो आप भी जो पानी पी रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस ए के वायरस हैं, उससे फिर वो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। हेपेटाइटिस ई के साथ भी यही चलता है। तो ऑब्वियस है कि आप अगर साफ़ पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं जहाँ पे आपको अनहाइजीनिक लग रहा है, तो आप इन 2 वायरस से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अलग कारण होते हैं। जैसे माँ से बच्चों में आ सकता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, या इंजेक्शंस हैं, उसके कारण हो सकता है। खासकर हेपेटाइटिस सी है, इनका अगर आपको टाइमली पता नहीं चला या आपने तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये शरीर में रुकते हैं। ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ करते हैं, और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ करते हैं तो इसके कारण सिरोसिस हो सकता है। तो आपको रेगुलर चेकअप करना है। इन जैसे वायरल डिजीज़ के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराने हैं। काफ़ी सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ये सारे, इनसे पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड भी कराते रहना है? अल्ट्रासाउंड भी कराते रहना है, इससे आपको पता चल जाता है। तो ये सब तरीके हैं बचने के। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल नहीं लेना है, हमने अभी डिस्कस किया है, तो अल्कोहल तो नहीं लेना है, बंद ही करना है। जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड, ऑब्वियसली अल्कोहल भी लाइफस्टाइल रिलेटेड में ही आता है। जो चौथा है वो ओबेसिटी। जो हमारी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा हमें काम नहीं करना है, व्हीकल है, एसी रूम में बैठे हैं, थर्मोरेगुलेशन भी नहीं होना है, ये सब एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेसेस हैं। थर्मोरेगुलेशन क्या है सर? जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, हीट में निकल रहे हैं या ठंड में हैं, तो आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है, उसमें एनर्जी खर्च होता है, इसको थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं। अच्छा। अब आप एसी में बैठे हैं तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बैठे हैं, कंफर्टेबल पे बैठे हैं, मतलब जो भी हीट डिसिपेटिंग या एनर्जी को खर्च करने वाले प्रोसेसेस हैं वो हम नहीं करते हैं। तो फैट जमा होने लगता है। तो फैट जमा होने लगता है। अब फैट जमा होने का क्या है, फैट जमा होने के लिए हमारी बॉडी ने अरेंजमेंट कर रखा है, जिसको फैट सेल्स बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। जब तक वहाँ पे फैट जमा हो रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के बाकी ऑर्गन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि वो उसी के लिए ही बने हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब फैट सेल से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए लिवर में आ गया, लिवर सेल्स फैट को हैंडल करने के लिए नहीं बने हैं, और जब वो लिवर सेल्स के अंदर फैट एक जगह ले लेता है और वो लिवर के सेल्स को इंजरी करना शुरू कर देता है। यही चीज़ ब्लड वेसल्स में ही होती है, यही चीज़ किडनी में भी होती है, यही चीज़ हार्ट में भी हो रही है, हर जगह यही चीज़ हो रही है। इसके कारण से हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं, किडनी के डिजीजेज हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं,
डायबिटीज़ हो सकता है, लिवर डिजीज़ेज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब है कि इनको कैसे करना है। तो एक तो जो है आपकी डाइट है, डाइट को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे अराउंड एनर्जी डेंस फूड बहुत ज़्यादा है, तो हमें एनर्जी डेंस फूड से बचना है। जैसे जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे आसपास, ईजिली अवेलेबल है, चीप है, लगातार अबेंडेंस में अवेलेबल है। ये सब चीज़ें ओबेसिटी करती हैं। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अगर हम ये कहें कि हमें करना क्या चाहिए इनके लिए, तो ऑब्वियसली जो डाइट है आपको चेंज करना होगा। जैसे आपको प्यास लगी तो आपने पानी पीना है, रेदर देन कि आप कोक और पेप्सी या जो भी कोल्ड बेवरेजेस होते हैं वो पी रहे हैं। अगर आपने कुछ भूख लगी है तो आप नॉर्मल खाना खाएं, ना कि आप बर्गर और ये सब चीज़ें खाएं जो जो एनर्जी डेंस हैं, आपके शरीर के अंदर जाके वो स्टोर हो रही है फैट की तरह। जनरली जो डाइटरी रिकमेंडेशंस होती हैं उसमें हम कहें तो जैसे होल ग्रेन्स हैं वो खानी चाहिए, मिल्क ले रहे हैं तो स्किम्ड मिल्क लेना चाहिए जिसमें फ़ैट कम रहता है। और जनरली लोगों की जो खाने की हैबिट होती है वो वॉल्यूम जो होता है उसका जो अमाउंट है वो फिक्स होता है। तो हम जो एनर्जी डेंस है उसमें पानी मिलाकर उसको कम कर सकते हैं। जैसे जो सूप लेने का जो एक आइडिया होता है कि आप सूप पियो, उसका आइडिया यही होता है, जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम कम कर रहे हैं। तो अब जो आप पी रहे वॉल्यूम तो वही रह गया, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल कम हो गई। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये दे आर लो कैलोरीज, लेकिन उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें को आप अगर सेवन करते हैं, खाते हैं, तो इससे चांसेस हैं कि आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं होगा। फिज़िकल एक्टिविटी में डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ आप करते हैं, अपना काम किया, घर पहुँचे, घर का काम किया, गार्डनिंग की, घर की सफाई की, हल्का जॉगिंग किया या सिंपल वॉकिंग किया, अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो और भी अच्छी बात है, रनिंग की, साइकिलिंग की, स्विमिंग की, ये सब चीज़ें जो हैं फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो करने की ज़रूरत है जो ये फैटी लिवर डिजीज़ को करते हैं, जो लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं लिवर डिजीज़ से बचने के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो आप लो फैट डाइट लीजिए, अगर ले भी रहे हैं तो उसको बर्न करिए, एनर्जी जो है वो फैट स्टोर नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इतनी करिए। हाँ, कितनी देर करनी चाहिए सर, ये भी बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट या लो प्रोटीन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइज करना होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कैलोरी इंटेक है उसको कम कर रहे हैं या नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप जितने भी परसेंटेज लेके करो, वो काम मेनली डाइटिशियन का होता है, जो आपके हिसाब से एक डाइट तैयार करती हैं, जिसमें कितना मेजरमेंट होगा, कितना होगा, जो पेशेंट और डाइटिशियन एग्री होंगे, जो पेशेंट के हिसाब से होगा वो भी होना ज़रूरी है, आपके टेस्ट के हिसाब से होना ज़रूरी है। तो सिर्फ लो फैट कहना ज़रूरी नहीं है, लो कैलोरी कहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, रिकमेंडेशन है कि अगर आप आधे घंटे भी डेली कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइजेस की भी फिर इंटेंसिटी होती है, मॉडरेट इंटेंसिटी कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं। मतलब वॉक करना एक्सरसाइज नहीं है ना, लोग इट इज़ एक्सरसाइज। अच्छा, वॉक करना भी एक्सरसाइज है, लेकिन वो आधा घंटा होना चाहिए और वो रेगुलर होना चाहिए और वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अगर आप करके अच्छा, अब मान लीजिए आपने लो कैलोरी डाइट ली, आपका वेट कम हो गया, अगर उस लो वेट को मेंटेन करना है तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी का रोल वहाँ पे आ जाता है। तो 60 to 90 मिनट्स जो है वो आप अगर आधे घंटे भी आप पर डे कर रहे हैं एक्सरसाइज रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो वो ठीक है। अब एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है? कुछ नहीं, आप ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा तेज चलें, इतना तेज चले, अगर दो लोग वॉक कर रहे हैं तो आपस में अगर बात भी कर पा रहे हैं ठीक से तो उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पसीना हो, एनर्जी अपने आप लूज हो जाएगी, बट ये रेगुलर होना ज़रूरी है। आप आज 1 घंटे करो और फिर अगले हफ्ते करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओपीडी करते हुए आपने कभी देखा है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, जिनको हेपेटाइटिस या कोई इससे एक्सपोजर भी नहीं हुआ है, उनको भी लिवर सिरोसिस की घटनाएं अगर सामने आई हैं, ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो आज तक अल्कोहल नहीं लिया, वायरस भी नहीं है, हम फैटी भी नहीं हैं, फिर हमें क्यों हो गया सिरोसिस? तो कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें हमें कारण सिरोसिस का पता नहीं चल पाता है, जिसको हम क्रिप्टोजेनिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं।
क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, जिसमें हमें कॉज नहीं पता है। बट ओवर द टाइम ऐसा जो हमारा रिसर्च हुआ है उसमें हमें ये पता चला है कि जितने भी क्रिप्टोजेनिक लिवर डिजीज़ के केसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन वैसे लोगों का है जिनको कभी फैटी लिवर डिजीज़ रहा होगा, और जैसे जैसे वो सिरोसिस की तरफ बढ़ते हैं तो वो बर्नआउट हो जाता है। जब आप उस लिवर को एग्जामिन करोगे तो आपको फैट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ फाइब्रोसिस दिखेगी, सिर्फ स्कार दिखेगा। और उनका वेट लॉस, क्योंकि सिरोसिस इतने टाइम से चला आ रहा है तो उनका वेट लॉस भी हो जाता है। तो एकदम से पता नहीं चलता कि ये इसका कारण फैटी लिवर ही था। बट ओवर द टाइम बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि जितने भी क्रिप्टोजेनिक लिवर डिजीज़ के केसेस हैं उसका एक बड़ा प्रोपोर्शन, एक बड़ा परसेंटेज फैटी लिवर डिजीज़ का था। सर, कुछ इसके बारे में मिथ हैं जो आप बता रहे थे कि लिवर बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो उसको आप कैसे क्या करेंगे? बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि ज़्यादा पानी पीने से लिवर डिटॉक्स रहेगा। कैसे और क्या क्या मिथ्स हैं सर, आप बताना चाहेंगे जिससे लोग कम से कम ये प्रैक्टिस छोड़ दें? देखिए, पानी ज़्यादा पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जो रिकमेंडेड पानी पीने का जो है, जितनी पानी आपको डेली पीनी चाहिए आप उतना पिएं। गर्मी के टाइम में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना होता है क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। ठंड के टाइम में आपको पता नहीं चलता, इसलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए टाइमली। बट इससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ें कुछ जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स होती हैं जो लोग खरीद के खा लेते हैं, वो लिवर को बचाने के बदले लिवर को डैमेज करते हैं। बहुत सारी वैसी ड्रिंक्स आती हैं कि हर्बल ड्रिंक आती है, लोग जो है उसको हाँ पीते हैं। हाँ, तो उसमें हमारा सजेशन यही होता है कि जो चीज़ें प्रूवन नहीं हैं या जो बहुत फेमस या रेप्यूटेड कंपनी नहीं बना रही हैं, उन सब चीज़ों से बच के रहा जाए। वो लिवर को उल्टा डैमेज करती हैं। आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट? जो बहुत आते हैं ऐसे पेशेंट जो पहले से मेडिसिन ले रहे होते हैं या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, कैम बोलते हैं जिनको हम अपनी भाषा में, वो लेकर आते हैं। वो इस बिलीफ में लेते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। ये उनका ट्रेडिशनल बिलीफ है कि ये सब दवाइयाँ लेने से उनको आराम मिलेगा या वो ठीक हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इन सब चीज़ों से लिवर ठीक होता है। उम्मीद है आज की बातचीत से आप न अपने लिवर के प्रति जागरूक रहेंगे बल्कि इससे जुड़ी गलतफहमियों से भी दूर रहेंगे। हमने बात की डॉक्टर नितिन कुमार से। मैं हूं अतुल। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।